बच्चे आज हम लोगों ने डिस्कस किया था रिस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है। रिस्पिरेशन इन प्लांट का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास में, और मैंने कुछ आउटलाइन पॉइंट्स आपको बताए थे कि कौन से आउटलाइन पोर्शंस हैं, ओवरव्यूज़ कौन कौन से हैं जो हमने इस चैप्टर के 2-3 लेक्चर में ख़त्म करने हैं, 4 लेक्चर में। तो वो अभी मैं आपको बताऊँगा। पहले हम लोग देखेंगे इसमें बोर्ड के एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है और नीट में 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। देखो, रेस्पिरेशन इन प्लांट आपने इसको बिल्कुल कोरिलेट करके किसके साथ रखना है, फोटोसिंथेसिस के साथ। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, सनलाइट की हेल्प से। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बने हुए ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है रेस्पिरेशन में अलॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड रिलीज एनर्जी। देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, सबसे पहले सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे इसको लिखेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट में सबसे पहले क्या होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। क्या ब्रेक करेंगे हम लोगों को, कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विद इन द सेल एंड रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। हर बच्चे को ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग बने हुए प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, और एनर्जी रिलीज करेंगे फॉर एटीपी सिंथेसिस, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चे। पहली लाइन, पहली डेफिनेशन, दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड ब्रीदिंग। ये ध्यान रखना आपने कि जो आपका रेस्पिरेशन होता है वो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो अल्टीमेट सोर्स है फूड का वो कैसे है, फोटोसिंथेसिस से होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर ब्रेक डाउन कर रहे हैं। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये क्या बच्चे, ये एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, इसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। किसको, जिसको हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगे। लाइक कार्बोहाइड्रेट मोस्ट कॉमन है, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड, these are the respiratory substrate. The energy released is not used directly but is used to synthesize ATP. When energy is needed, ATP is broken down, hence ATP act as the energy currency. ये क्वेश्चन आया था बच्चे, which one is the energy currency? तो ATP is the energy currency of the cell, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो, ब्रीदिंग इन प्लांट्स, तो आपकी एनसीईआरटी कहती है डू प्लांट ब्रीद, ठीक है। तो आप लोग उसको यहाँ से देखोगे, पूरा कंक्लूजन के साथ चीज़ें बताई हुई है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसको। ये कहता है बेटा, इसमें छोटा सा एक पैराग्राफ है, इसमें आप लोगों ने क्या देखना है, ये क्या कह रहा है, बोल रहा है कि फॉर रेस्पिरेशन प्लांट गेट ऑक्सीजन एंड गिव CO। इन प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज होकर वाया स्टोमेटा एंड लेंटिसेल। जो मैनग्रोव्स प्लांट होते हैं, है ना, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, वो लेंटिसेल से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। बट जो सरफेस पे प्लांट होते हैं, अर्थ सरफेस पे, वो किससे करते हैं, स्टोमेटा से करते हैं, ठीक है बेटा। प्लांट्स नीड नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकॉज ईच प्लांट पार्ट केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स, सो गैस ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी लिमिटेड। तो गैस ट्रांसपोर्टेशन जो होती है बहुत लिमिटेड होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। क्या कह रहा है, वेरी लो गैस एक्सचेंज एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एनिमल्स। कौन, प्लांट। लीव्स आर अडॉप्टेड फॉर मैक्सिमम गैस एक्सचेंज। लीव्स जो होता है प्लांट का ऑर्गन, वो अडॉप्टेड किया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा वो गैसेस एक्सचेंज करेगा, जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या, ड्यूरिंग दिस ऑक्सीजन इज रिलीज विद इन द सेल। मोस्ट लिविंग सेल्स हैव contact with air. They are located close to plant surface. In stem, living cells are organized in thin layer beneath of the bark. They also have lenticels in leaves, stem and roots. Parenchyma cells are loosely packed that provide interconnected in air space. ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट आपकी बुक्स पे होने चाहिए। कंप्लीट कंबशन जब ग्लूकोज की होती है तो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उसमें से विच गिवन आउट एज हीट। ये रिएक्शन है, ये मैंने आपको क्लास में भी बताई थी बेटा। C6H12O6 + 6 CO2 गिव C6CO2 6H2O प्लस एनर्जी लिबरेट हो गया। यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता है, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और वहाँ पर क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस H2O को कंबाइन करके सनलाइट की हेल्प से ग्लूकोज को बनाया जाता है, ठीक है बेटा।
ये क्या कह रहा है, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज टू सिंथेसाइज दियर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन सेवरल स्मॉल स्टेप्स, इट एनेबल सम स्टेप्स टू कपल रिलीज एनर्जी टू एटीपी सिंथेसाइज। ठीक है, देखो बोल रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होगी और CO2 वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज्ड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आर अडॉप्ट टू एनारोबिक कंडीशन, सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आर अडॉप्ट टू एनारोबिक कंडीशन, सम आर फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब होता है कंडीशनल, है ना, मतलब वो क्या होंगे, वो एरोबिकली भी और एनारोबिकली भी रह सकते हैं। बट अदर आर ऑब्लिगेट, कुछ ऑब्लिगेट होते हैं, मतलब कंपलसरी है कि ऑक्सीजन उनको होनी चाहिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए और अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अच्छा कुछ स्टेप्स बताए थे मैंने ग्लाइकोलिसिस से पहले, है ना, ग्लाइकोलिसिस से पहले आपको कुछ स्टेप्स बताए थे कि हम इस चैप्टर को 3 इंपॉर्टेंट पाथवे में कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो हमने बोला था बच्चे रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स आर कंप्लीटेड इनटू 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ठीक, ये देखो रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, कंप्लीटेड इन 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ठीक है, अपनी नोटबुक पे लिख लेना ये, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, 10 स्टेप रिएक्शन है, हमने इसको डिस्कस करना है। स्टार्ट कहाँ से होती है, ग्लूकोज 6 कार्बन से, और एंड कहाँ होती है, पायरुविक एसिड पे। बीच में क्या होता है, ये रिएक्शन हो कर रही है सेल के साइटोप्लाज्म में, ATP प्रोड्यूस होते हैं, NADPH बनते हैं। और ये कैसे, ये जो साइकिल चलेगा तो ये कैसे चलेगा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड प्रोडक्ट जो होता है 3 कार्बन कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है ना एंड प्रोडक्ट। अब क्या होता है, अब इस पायरुविक एसिड को एंटर करना है बच्चे किस में, क्रेब्स साइकिल में, तो ये इंटरमीडिएट रिएक्शन बनेगी जिसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे हमारे पास पायरुविक एसिड एस्टाइल कोएंजाइम विच इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, इसमें एंटर करता है तो एक लिंक जैसी बनती है यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं लिंक रिएक्शन। मतलब वहाँ पर क्या होगी, डी कार्बोक्सिलेशन होगी, CO2 रिलीज़ होगा, NAD से NADPH बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पर एक डी कार्बोक्सिलेशन हुई है, CO2 रिलीज़ हुआ है और NADPH बना है। तो बचे हमारे पास 2 कार्बन। अब ये 2 कार्बन बचे आगे क्या बनाएंगे, ये इंटर होगा एस्टाइल कोएंजाइम एंटर। एस्टाइल कोएंजाइम जो है इसका एंड प्रोडक्ट होता है एक्सेलोएसिटिक एसिड, है ना, लास्ट स्टेप है, और ये फर्स्ट स्टेप है क्रेब्स साइकिल का। ठीक, तो इसमें क्या होगा, एरोबिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही साइकिल चलेगा। ठीक है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ये साइकिल चलता है, कौन सा, क्रेब्स साइकिल वाला। और ये जो है लिंक रिएक्शन, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलेगी। कहाँ चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी ATP की प्रोडक्शन होगी, NADPH की प्रोडक्शन होगी बच्चे। ठीक है, और लास्ट फिर क्रेब्स साइकिल के बाद क्या चलता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में बच्चे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में हमारा NADPH जो होता है उसको हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ ATP बोलते हैं, वो अपने आप को कन्वर्ट करता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में ATP में। ठीक है बच्चे, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसमें क्या होता है, NADPH अपने आप को ATP में कन्वर्ट करता है, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि NADPH रिड्यूसिंग कोएंजाइम है, एनर्जी तो है बट प्लांट इसको सिमुलेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको पहले अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ता है ATP में। एक NADPH के पास कितने ATP होते हैं, 3 ATP होते हैं, और एक FADH के पास 2 ATP होते हैं। बात समझ में आ गई बच्चे। तो ये बेसिक चीज़ें थी इसकी जो इस चैप्टर की आपको याद रखनी थी, तो एक एक करके इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। देखिए हमने पूरे चैप्टर में से यही 4 चीज़ें पढ़नी है, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब चलते हैं बच्चे ग्लाइकोलिसिस वाले साइकिल पे। सबसे पहली बात कि हम ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस को, इलेक्ट्रॉन मोटे पाथवे भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, दूसरी बात देखो बच्चे, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। इसमें एप्रोप्रिएट टर्म नहीं बैठेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, ठीक है, क्योंकि वो तो हम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में देखेंगे। बट EMP जो था ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस साइकिल को डिस्कवर किया था, और उनका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है
देखो नाम क्या है बच्चे, जैसे बोल रहा है यहाँ पे देखना, इट्स स्कीम वाज गिवन बाय गास्टेव एम्बेडेंस, ओटो मायरोफ एंड जे परनास, सो इट इज़ आल्सो नोन एज EMP पाथवे। ये पॉइंट है इसका, ठीक है। दूसरी बात देखो यहाँ पे पहला पॉइंट था, इट इज़ द पार्शियल ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड्स। पायरुविक एसिड के बाद 2 मॉलिक्यूल होते हैं, उसका फॉर्मूला ये है पायरुविक एसिड का, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कैसे बनता है ग्लाइकोलिसिस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से चलता है। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो पहला स्टेप आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, पार्शियल, क्योंकि बाकी भी तो आगे साइकिल है ना जिसमें ग्लूकोज फर्दर कंप्लीट होता है ब्रेकडाउन, है ना, जैसे ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल। ऐसा नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस में ही कंप्लीट हो गया ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, है ना। 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड, फिर पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है। बट पायरुविक एसिड तक ये फॉर्मूला याद रखना। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट ऑकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में ये सेल साइकिल चलता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट, इट्स स्कीम वाज गिवन बाय दिस इन एनारोबिक्स, इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। मतलब एनारोबिकली सिर्फ यही एक इन सब मैकेनिज्म में से है ग्लाइकोलिसिस वाला जो एनारोबिकली अपने लिए फूड बनाता है, ठीक है। इन प्लांट्स ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फ्रैक्टोज बाय एन एंजाइम इन्वर्टेस। These two monosaccharide readily क्या होता है, स्लोली इंटर ग्लाइकोलिटिक पाथवे, ठीक है बच्चे। फिर क्या बोलता है, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज आर पॉलीफॉस्फोरिलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय एंजाइम हेक्सोकाइनेस। ये वाला देखो, ये बोल रहा है कि ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेस एंजाइम है। It is then isomerized to produce fructose 6 phosphate. Subsequent step to metabolism of glucose and fructose are same. बोल रहा है इसके बाद क्या बनेगा, फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रैक्टोज 1,6 फॉस्फेट, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। आइसोमरेज एंजाइम होगा क्योंकि कार्बन नंबर इतने ही रहेंगे उसमें, ठीक है। फ्रैक्टोज का फ्रैक्टोज ही बनता है तो उसमें आइसोमरेज एंजाइम करेगा। तो ये ऐसा आपने अपनी नोटबुक पे बना लेना है सबने, ठीक है बच्चे। और इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा बहुत अच्छे से क्लास में, फिर उसके बाद इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सभी की नोटबुक पे कंप्लीट होना चाहिए बच्चे, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ तक कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं बच्चे स्टेप में, मैंने बताया था कि 10 स्टेप रिएक्शन होती है, डिफरेंट कंट्रोल डिफरेंट एंजाइम, ATP यूटिलाइज एट 2 स्टेप, है ना। इसमें बोला गया है इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्टोज 6 ग्लूकोज, मतलब ये स्टेप है साइकिल के, ये चलता रहेगा। बट यहाँ पर हमने कुछ एक चीज़ देखनी है लास्ट में, ATP इज़ ऑल्सो फाउंड व्हेन PEP कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड्स। एक और चीज़, इन ग्लाइकोलिसिस 4 ATP मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। जिसमें से अब एक मिनट देख लेते हैं इसने क्या किया है। ये तो नेक्स्ट स्टेप चल पड़ेगा, ग्लाइकोलिसिस की नेट प्रोडक्शन, द ATP प्रोडक्शन फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 नेट प्रोडक्शन 4 ATP फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, तो 2 ATP यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये मैं आप लोगों को समझा दूँगा, है ना। ये सब एनारोबिक प्रोसेस चल रहा है, ये मैं आप लोग पहले क्लास में समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग यहाँ तक इसको कंप्लीट करके लाएं, फिर हम फर्मेंटेशन देखेंगे एनारोबिक एंड एरोबिक। थैंक यू।